तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे हो चुके हैं। हिमाचल बीजेपी भी इसको लेकर जश्न मना रही है। शिमला में बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिन भर आज यहां पर कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं ऊना में अविनाश राय खन्ना मौजूद रहेंगे। देहरा में रमेश धवाला कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी और सियासत में 43 साल भाजपा पूरे कर चुकी है। इसी का जश्न आज पूरे देश भर के साथ साथ हिमाचल में मनाया जाएगा। शिमला की बात करें तो प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में भाजपा आज कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देहरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला होंगे। वहीं प्रदेश सह प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी आज कई जगह पहुंचकर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा देश भर में आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आने वाले लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं जान फूंकने का काम इस संबोधन के जरिए किया जाएगा। सत्ता के 43 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा के, और देश ही नहीं बल्कि विश्व की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर कर भाजपा निकल कर आई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कभी लोकसभा की 2 सीटें जीतने वाली भाजपा आज 16 राज्यों में सरकार बनाए हुए है। पिछले 1 दशक से केंद्र में काबिज है, देश की कमान अपने हाथों में संभाले हुए है और 43 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे हिमाचल को लेकर आज जश्न मनाया जाएगा। कहां पर कौन से मुख्य कार्यक्रम आज रखे गए हैं भाजपा द्वारा? राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, हिमाचल प्रदेश में आज लगभग सभी स्थानों पर सभी जो पार्टी मुख्यालय हैं भाजपा के, वहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और तमाम बड़े नेता भाजपा के इन कार्यालयों में मौजूद हैं। शिमला की अगर बात करें, दीप कमल में कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो तमाम अधिकारी शिमला के हैं, क्योंकि अधिकांश विधायक विधानसभा सत्र होने के कारण शिमला में है, तो ऐसे में तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि शिमला में बनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम जो हिमाचल प्रदेश का वो यहाँ पर आयोजित है और इसके अलावा सप्ताह भर कई कार्यक्रम भाजपा के चलने वाले हैं, क्योंकि अम्बेडकर जयंती को साथ को जोड़कर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है और लगातार कार्यक्रम भाजपा के चले आ रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये भी है कि इस स्थापना दिवस के बहाने जो पार्टी की गतिविधियां हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि शिमला में नगर निगम चुनाव अब आने वाले हैं। तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं, चुनावों की डेट फिक्स हो चुकी है मतदान की, तो ऐसे में उन चीज़ों को देखते हुए भी बूस्टअप कार्यकर्ताओं को किया जा सकता है और कुछ क्षणों में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं कुछ देर में पार्टी ऑफिस में, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 9:40 तक 45 मिनट तक जो है तो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो सकता है। और इसके बाद क्योंकि विधानसभा सत्र है तो तमाम विधायकों को फिर वहाँ से विधानसभा सत्र के लिए भी आना है। लेकिन गतिविधियाँ हलचल पार्टी ऑफिस में शुरू हो चुकी है और कुछ देर में ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके अलावा कई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ भी भाजपा शुरू करती है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से देश भर में जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को हिमाचल प्रदेश में भी फॉलो किया जाएगा और जो अलग अलग गतिविधियां पार्टी की हैं उनको भी धरातल पर उतारने। बिल्कुल राजेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस पूरे सप्ताह को सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर भाजपा मनाने की तैयारी में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख के आसपास बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। तो हिमाचल के कार्यकर्ता किस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकेंगे? क्या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं या फिर किस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर क्या बात है?
जैस्मिन, शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो नगर निगम के बूथ हैं, वार्ड वाइज ये व्यवस्था की गई है। अलग अलग वार्डों के प्रभारी बनाए गए हैं नगर निगम चुनावों को लेकर, और वही प्रभारी आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाकर उनको संबोधन किया जाए, और उस संबोधन के बाद फिर नगर निगम चुनावों को लेकर भी वार्ड वाइज चर्चा भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग कर सकते हैं। और इसको लेकर वार्ड के प्रतिनिधि है जिनको जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम शिमला में, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो जहाँ पार्टी मुख्यालय हैं वहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान पर जो स्थानीय नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय मंडल अध्यक्ष जो हम कह सकते हैं, या वो उनके नेतृत्व में ये पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि विधायक मौजूद नहीं है, विधायक सभी शिमला में हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी विधानसभा चुनावों के वो मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मौजूद रहेंगे, और वो उनके नेतृत्व में ही ये पूरा कार्यक्रम चलेगा पूरे प्रदेश भर में। और शिमला में सभी में अलग अलग व्यवस्था की गई है। भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे, और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नगर निगम शिमला को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बिल्कुल राजेंद्र, भाजपा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सत्ता में 43 साल सियासत के पूरे कर चुकी है भाजपा, और इसी लिहाज से कई कार्यक्रमों का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। नजर आप बना के रखिए राजेंद्र। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन आज है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। कई मुद्दों पर सदन में चर्चा संभव है। विपक्ष के हंगामे पर जवाब देने की तैयारी आज सरकार ने की है। विपक्ष को आज जवाब दिया जाएगा। बीते कल जिस तरीके से वॉकआउट हुआ, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, वार पलटवार का दौर भी चला। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम को चैलेंज तक कर दिया कंपटीशन को लेकर, और आज भी गतिरोध देखने को मिल सकता है। कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, सदन की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। कौन से वो ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है? और बीते 2 दिनों से जो हम सिलसिला देख पा रहे हैं, लगातार विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। आज सरकार ने भी तैयारी कर ली है विपक्ष को जवाब देने की। राजेंद्र, सरकार ने भी तैयारी कर ली। जैस्मिन, बिल्कुल आज अंतिम दिन है, तो ऐसे में अधिक विजिलेंस आज नहीं हो पाता विधानसभा में, लेकिन ज़रूर हंगामे के आसार रहेंगे। कल जिस प्रकार से विपक्ष का रुख भी हमने देखा, और उसके बाद फिर सदन में जिस प्रकार से बिल लाया गया एजुकेशन के ऊपर, उसके ऊपर जिस प्रकार से चर्चा हुई, और सरकार की तरफ से कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जिस प्रकार करारे हमले भाजपा के ऊपर हुए, तो आज भाजपा की तरफ से भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या भाजपा के सदस्य सदन में रहकर चर्चा करेंगे, जो कल इश्यूज उठाए गए उनके ऊपर बात करेंगे, या फिर जो पहले के इश्यूज लगातार भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे डी नोटिफिकेशन की बात हो या आउटसोर्स की बात हो, या फिर जो कल जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का रुख भी हमने देखा कि उन्होंने सीधी बात सदन में कही कि लगातार प्राइवेट जो हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात हो, या फिर HP यूनिवर्सिटी की बात हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियों को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक लगातार उग रहे हैं और धांधली का आरोप लगा रहे हैं, जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं कांग्रेस के ही विधायक, तो उसको लेकर क्या विपक्ष का रुख आज रहता है, ये भी देखने को होगा। क्योंकि कल कई फैक्ट्स भी प्रस्तुत किए हैं कांग्रेस विधायकों की तरफ से सदन में, तो क्या भाजपा दोबारा से उसी इशू को उठाएगी सदन में, क्योंकि कल वो उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा नगर निगम का भी इशू हमने देखा कि जिस प्रकार से रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर चर्चा की गई, उसको भी भाजपा सदन में उठा सकती है, क्योंकि कल उसके ऊपर वॉकआउट भी किया था। हालांकि जो नाराजगी थी वो विधानसभा अध्यक्ष के प्रति भी व्यक्त की गई थी विपक्ष की तरफ से। तमाम इश्यूज हैं, क्या उन पुराने इश्यूज को ही आज उठाया जाएगा या फिर किसी नए मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी? लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि रुख आज विपक्ष का क्या रहता है, क्योंकि आज अंतिम दिन है, तो ऐसे में बहुत से जो कामकाज है वो भी निपटाए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि क्वेश्चन आवर के बाद विपक्ष का क्या रुख रहता है, और पार्टी के क्या तमाम विधायक शिमला में ही हैं और क्या चर्चा होती है, क्योंकि अधिकांश विधायक अपने
विधानसभा क्षेत्रों में भी निकल गए हैं जहां वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन नगर निगम चुनाव शिमला में है तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस भाजपा जो शिमला शहर से संबंधित मुद्दे हैं उनको आज विधानसभा में उठा सकती है। नियमों के बिल्कुल तहत राजेंद्र, क्योंकि सदन की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बहुत ज्यादा कामकाज आज संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो गतिरोध बीते 2 दिनों से जारी है वो किस तरीके से मोड़ लेगा ये देखना अपने आप में काफी अहम है। राजेंद्र, नजर बना के रखिए। हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना महामारी की, जहां हिमाचल में कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1705 हो गई है। 389 पॉजिटिव केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आज 6 और मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। भर्ती मरीजों की कुल संख्या 16 तक पहुंच गई है और हिमाचल कोरोना संक्रमण के पायदान पर सबसे ऊपर पहुंच गया है। 1705 केसेस हिमाचल में अभी तक एक्टिव रिकॉर्ड किए गए हैं और बीते 24 घंटों की आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 389 पॉजिटिव केसेस हिमाचल में सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या 16 पहुंच गई है। सीएम सुक्खू ने भी जनता से मास्क लगाने की अपील की है और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ये कह चुके हैं कि अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में रहती है तो बहुत जल्द मास्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पसार रहा है। लगातार एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बीते कल एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1500 के आसपास था और अगर आज की बात करें तो एक्टिव केसेस 1700 को पार कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई है और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की अपील की है। सीएम बीते शाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन एंड डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और अब समाज को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। ये सम्मेलन भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका विषय पर आयोजित किया गया था। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नमस्ते हिमाचल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को कंपटीशन की चुनौती दी है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सीएम को अगर घमंड है तो किसी भी मुद्दे पर हमसे कंपटीशन कर ले। हुआ कि बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गलत तरीके से बिल लाकर उसे सदन से पारित कराया गया। निगम की सीटें घटाने का फैसला भी गलत है और रिजर्वेशन रोस्टर भी गलत मंशा से तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने रातों रात 11,000 नए वोटरों को जोड़ने का आरोप भी लगाया और फिर हंगामा करते हुए विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जयराम सरकार में हुई HPSSC में धांधली का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सीएम ने कहा कि विपक्ष इसलिए वॉकआउट कर गया क्योंकि वो HPSSC के मुद्दे पर तैयारी करके नहीं आया था। सीएम ने इस बयान पर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि सीएम को अगर अपनी तैयारी पर घमंड है तो हमसे कंपटीशन कर ले। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहां शिमला कॉरपोरेशन के बना दिए गए। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉरपोरेशन के वार्ड्स करना, यह अधिकार सरकार का नहीं, यह चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए, और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करके जो है कल बिल लाया। और उसका कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर दिया। वो क्यों किया गया? ताकि इनको लाभ मिल सके। लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई हैं, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए। सारी चीजों की तैयारी की जाती है और हम तैयार होके आते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि आज हमने बोलना है या प्रोटेस्ट करना है। बाकी अगर मंत्री को इतना अपने आप पे घमंड है कि मेरे को बड़ी ज्यादा तैयारी करनी आती है, तो ये आ जाए, कोई कंपटीशन कर ले हमारे साथ। नहीं, वो तो सदन के भीतर उन्होंने कहा कि जब बिल लाया था नगर निगम संशोधन के, तब तो किसी ने ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा ना चर्चा में हिस्सा लिया। 67 के बाद दोबारा सदन में नहीं जाते, उनको पता होना चाहिए इस बात का। और वो खुद सदन में कितना रह रहे हैं, उनको तो सूरत से आने का समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री के नाते संवैधानिक पद पे होने के बावजूद वो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मामले पर सदन में चर्चा हुई। इस चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने सदन में कहा कि पिछले 5 साल में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। सत्ता बदलते ही हमने पेपर लीक करने के खिलाफ जाल बुना और उन्हें पकड़ा है। जांच में जब धीरे धीरे परतें खुली तो नियमों के तहत 26 दिसंबर 2022 को कर्मचारी चयन आयोग के कार्य को निलंबित कर दिया गया और फिर विजिलेंस और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा की। फिर आयोग को भंग कर दिया गया। इस पूरे मामले पर कुल 5 FIR दर्ज की गई हैं। पेपर लीक मामले पर सरकार सख्त सजा के प्रावधानों पर विचार भी कर रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि नया आयोग पारदर्शिता के तहत काम करेगा और 3 महीने में पूरी जांच रिपोर्ट के बाद इसका सरकार गठन करेगी। नया दफ्तर नए नाम के साथ हमीरपुर में ही होगा। साथ ही जो कर्मचारी आयोग में काम कर चुका है उसकी नियुक्ति नए चयन आयोग में नहीं होगी। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से नहीं लिया बल्कि छुपाने का काम किया, जबकि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता, नैतिकता और ईमानदारी से विश्वास के साथ काम करेगी। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नियुक्तियां हुई इसमें हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और बीजेपी की सरकार आंखें बंद करके बैठी रही और आज चर्चा में भी नहीं भाग लेना चाहती थी।
इसलिए उठकर चलेगी। 50,000, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जाता था और पूरा आंसर शीट भी मैंने आपको बताई कि आंसर शीट के पेपर भी उनको बता दिए थे और उस आधार पर उनका चयन होता था। हमने ये कहा है कि जब तक नया कोई चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी पोस्टें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नया चयन आयोग जब तक नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही सभी एग्जाम्स को लेगा। नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी और उसके जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। विजिलेंस टीम ने मंगलवार को ही आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया था। आज मॉर्निंग में एडिशनल जो हमारे स्पेशल जज हैं अंडर पीसी एक्ट उनके पास पेश किया गया था। तो वहाँ पे पुलिस की जो थी पुलिस कस्टडी की वो डिमांड थी। तो एडिशनल स्पेशल जज हमीरपुर ने जो है वो उनको 10 तारीख तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया। अब 10 बजे पेश करेंगे। हिमाचल से आने वाले नेकराम शर्मा को कृषि विशेषकर मोटा अनाज क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेकराम शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया। नेकराम शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये बड़ा सम्मान है और वो आभारी हैं। नेकराम शर्मा ने कहा कि लगभग 30 साल पहले उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी और उनकी सोच थी कि बीमार लोगों को अस्पतालों में दवाई मिल जाती है, लेकिन लोग बीमार क्यों हो रहे हैं इस पर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी पुरानी फसलों को बचाएंगे और मोटा अनाज अपनाएंगे तो फिर बीमारियां नहीं लगेंगी। मोटा अनाज उगाने के लिए लागत बहुत ही कम है, इसको किसानों को अपने स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए। नेकराम शर्मा ने कहा कि सेहत की दौलत है, ये हमें समझना होगा। श्री नेकराम शर्मा कृषि हमारे साथ बातचीत के लिए हैं नेकराम शर्मा जी, जिनको अब पद्मश्री मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एग्रीकल्चर के लिए पद्मश्री मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या फील हो रहा है जब आपको चुना गया इतने बड़े सम्मान के लिए? सर, जब तो ये अनाउंस हुआ तो आप समझ ही सकते हैं कि आदमी को कितना खुशी होती है। पर इससे पहले जो 1-1.5 महीना में जो सारा वो कुछ खोजबीन हो रही थी तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे जगह जगह से, क्योंकि मेरा जान पहचान तो हिमाचल प्रदेश में सभी जगह थी। क्योंकि पिछले 30 वर्षों से मैं लगातार हमारा जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग और अपना पर्यावरण, जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे पे मैं काम करता था वॉलंटियरली। और इसके साथ साथ हमारे जो विलुप्त होते अनाज हैं सारे, कोदरा, काउनी, शौंक, चीना, भरेसा, ये सारे अनाज, तो इस पर मुझे बड़ा लगाव था और मैं अपने खेतों में इसको तैयार करके लोगों को बांटता रहता था। तो ये जब कुछ बाद में अनाउंस हुआ, ये 25 जनवरी की बात है, तो तब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर उसके बाद व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं 26 जनवरी के बाद घर में हूँ ही नहीं। मैं लगातार कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं कॉलेज में और जगह, मतलब लगातार बाहर हूँ। और अभी तो यहाँ पहुँच गए हैं, बुला लिया है। अब आप पद्मश्री हो गए हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी से ये सम्मान जो है आपके हाथ है, तो लेकिन सवाल ये है कि ये जो आपने खेती बाड़ी में इतना इनकलाब लेकर आए, इतना बदलाव किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे इसका आइडिया आया? देखिए, मैं ना बेसिकली मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने अपने दादा से सीखा है, पिताजी से सीखा है। सारा परिवार खेतों में काम करता है। इसके अलावा कुछ हम लोग और भी समाज में कुछ गतिविधि करते रहते हैं, है ना, और खेतीबाड़ी करना, पशुपालन, ये सारी चीज़ें। तो जो हमारे पूर्वज हैं, मेरे दादाजी बोलते थे, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नौकरी चाकरी करे बेकार। तो वो तो
देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम है। हिमाचल में भी राम और हनुमान मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं। साथ ही कई जगह शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम है। हनुमान जी को उनके बल और बुद्धि के लिए जाना जाता है और उनकी संकट मोचन के तौर पर भी पूजा की जाती है। इस बार हनुमान जयंती पर गज केसरी, हंस, शंख, विमल और सत्यकृति नाम के पंच राजयोग बन रहे हैं। इस पर्व पर पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा, हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल का भाव रहेगा। इन 3 ग्रहों के संयोग में हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी रहेगा। इसके लिए सुबह 4 बजे से पूजा का मुहूर्त शुरू हो चुका है, जो रात 9 बजे तक है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।